राइट, उसमें हमने पढ़ा ब्लड के बारे में, ब्लड की कॉम्पोजिशन के बारे में हमने पढ़ा, ब्लड की फंक्शनिंग के बारे में पढ़ा। ठीक है, आई होप आप सबने अपना होमवर्क भी कर लिया होगा। ओके, सो टुडे विल स्टार्ट, जो हमने कल भी थोड़ा सा स्टार्ट कर दिया था, ह्यूमन हार्ट के बारे में। इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे जो ऑब्जेक्टिव्स है इस लेक्चर के, दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन हार्ट, द डायग्राम, द पर्पस ऑफ ह्यूमन हार्ट एंड द फंक्शनिंग ऑफ ह्यूमन हार्ट। ठीक है, विल ट्राई टू कवर द डिजीजेस आल्सो। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। ह्यूमन हार्ट की पोजीशन हमने सबसे पहले कल पढ़ ली थी। वेयर इज इट लोकेटेड? इट इज लोकेटेड इन द थोरेसिक कैविटी एंड बिटवीन द टू लंग्स। और इस हार्ट के होने की वजह से ही द लेफ्ट लंग इज स्लाइटली इज हैविंग अ नोच, थोड़ा सा डेंट टाइप है, मतलब थोड़ा सा कटा हुआ है उतना पोर्शन लंग का, अगर आप ध्यान से देखना। ठीक है, तो दैट इज बिकॉज ऑफ दिस हार्ट ओनली, बिकॉज हार्ट इज टिल्टेड टुवर्ड्स लेफ्ट। इट इज टिल्टेड टुवर्ड्स लेफ्ट, मतलब उसका जो नीचे का पोर्शन है, जो एपेक्स है, दैट इज टिल्टेड टुवर्ड्स लेफ्ट। जब आप डायग्राम देखेंगे तो और भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। ओके, हार्ट इज कवर्ड ऑब्वियसली विद सम मेम्ब्रेन्स, जैसे कि बाकी ऑर्गन्स कवर्ड है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे लंग्स में आपने पढ़ा होगा कि वो प्लूरल मेम्ब्रेन से कवर्ड होता है, विच एक्ट एज अ शॉक एब्जॉर्बर इन देयर। ह्यूमन हार्ट भी जो है, दैट इज कवर्ड विद सम मेम्ब्रेन एंड दैट मेम्ब्रेन इज नोन एज पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन। Okay, and between heart and those pericardial membrane is present a free space known as pericardial cavity. जो दो membranes है उसके बीच की जो free space है, that is known as pericardial cavity. फोर चेम्बर्ड हार्ट है हमारा, ऑब्वियसली हमारा और एव्स, इन दोनों का ही फोर चेम्बर्ड, मैमल्स एंड एव्स बोथ हैव फोर चेम्बर्ड हार्ट, राइट। एंड क्रोकोडाइल्स, एक एक्सेप्शन था रेप्टाइल में, which is having four chambered heart. Otherwise rest of the reptiles were having 3.5 chambered heart. But aves and mammals completely are having four-chambered heart. Both aves and mammals are warm-blooded animals. ठीक है, four-chambered heart है मतलब they are having four chambers, four boxes, right? Which you can see in this diagram. Two auricles and two ventricles written as A and B. Okay, दोनों ऑरिकल के बीच में एक दीवार है, यहाँ सेप्टम है, नोन एज इंटर ऑरिक्यूलर सेप्टम। दोनों वेंट्रिकल के बीच में एक दीवार है, नोन एज इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम। ठीक है, वेंट्रिकल्स आप देख सकते हैं, दे आर स्लाइटली बिगर एज कंपेयर टू ऑरिकल। और जहां भी आप ये 2D डायग्राम देख रहे हो, उसमें आप देख रहे हैं दैट इट इज शिफ्टेड और टिल्टेड टुवर्ड्स लेफ्ट फ्रॉम दी लोअर पोर्शन, दैट इज नोन एज एपेक्स। एपेक्स वाले पोर्शन से वो थोड़ा सा लेफ्ट साइड पे टिल्टेड होता है। अब प्रॉब्लम क्या होती है बच्चों को हार्ट के डायग्राम में? वेरी कॉमन प्रॉब्लम इज दैट उनको समझ नहीं आता राइट लेफ्ट का। और ये सिर्फ हार्ट की बात नहीं है, ये बाकी ऑर्गन्स की भी बात है, कि आप कंफ्यूज हो जाते हो राइट लेफ्ट का। ठीक है, तो बेस्ट एग्जांपल है क्रॉस हैंड मेथड। ठीक है, अपने हाथ को क्रॉस करो, ओके, और हाथ को क्रॉस करोगे तो इस समय जहां पे आपका राइट हैंड आ रहा है, दैट इज लेफ्ट साइड, और इस समय जहां पे आपका लेफ्ट हैंड आ रहा है, दैट इज एक्चुअली राइट साइड, जो आपको दिख रही है इस समय। ठीक है, तो उसी को आप सारे ऑर्गन्स पे भी अप्लाई कर सकते हो। इन शॉर्ट, सारे ऑर्गन्स की जो लोकेशन है लेफ्ट राइट, वो बिल्कुल उल्टी है। ठीक है, एकदम उल्टी, जो राइट है वो लेफ्ट होगा और जो लेफ्ट है वो राइट होगा, बिकॉज आप सामने से देख रहे हो। ठीक है, ऐसे ह्यूमन हार्ट में भी है। मैंने आपको बताया दैट ह्यूमन हार्ट इज कवर्ड बाय सम मेम्ब्रेन्स व्हिच आर नोन एज सॉरी, यहाँ आप देख सकते हैं ह्यूमन हार्ट इज कवर्ड बाय मेम्ब्रेन्स व्हिच इज नोन एज पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन। अब ये पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन है ना, इसमें भी थोड़ा सा डिटेल आपको पढ़ना ही होगा। ठीक है, मान लीजिए ये हार्ट है, हार्ट का एक लेयर मैंने आपको जूम करके दिखाया हुआ है, अगर आप देख सकते हैं। ठीक है, इस लेयर के सबसे अंदर वाली साइड, वेंट्रिकल्स वाली साइड पे अगर आप देखेंगे, यू कैन फाइंड मायोकार्डियम, और सबसे इनर मोस्ट लाइनिंग इज एंडोकार्डियम। इतना समझ में आया? बिल्कुल अंदर वाली जो लेयर होगी दैट इज एंडोकार्डियम, फिर आएगा मायोकार्डियम, फिर उसके बाहर आएगा पेरिटोनियल लेयर। पेरिटोनियल लेयर भी दो पार्ट्स, एक है जो बिल्कुल पास में है हार्ट के, दैट इज विजरल पेरिटोनियम, फिर आती है बीच में कैविटी, राइट। फिर उसके बाहर, कैविटी के बाहर वाली साइड पे आता है पेराइटल पेरिटोनियम, एंड आउटर मोस्ट लेयर ऑफ हार्ट इज फाइब्रस पेरिकार्डियम। क्या होता है? फाइब्रस पेरिकार्डियम इज द आउटर मोस्ट लेयर। अब आप इसको याद कैसे करोगे? आउटर मोस्ट इज पेरिकार्डियम, fibrous pericardium, because it is made up of so many fiber muscle fibers also. Okay, so it is fibrous pericardium.
इनर मोस्ट लेयर एंडोकार्डियम, राइट। इनर मोस्ट लेयर के बाहर वाली दैट इज मायोकार्डियम, और फिर आता है आपका पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम दो तरह का है, विजरल पेरिकार्डियम एंड पेराइटल पेरिकार्डियम। जो हार्ट के बिल्कुल पास वाला है दैट इज विजरल पेरिकार्डियम, उससे दूर वाला है दैट इज पेराइटल पेरिकार्डियम। ओके, डायग्राम देखेंगे तो आपको और भी अच्छे से समझ में आ जाए। हमने क्या किया है, हार्ट की एक वॉल का एक पोर्शन उसको जूम करके यहाँ पे दिखाया हुआ है। इनर मोस्ट साइड पे आप देख सकते हैं एंडोकार्डियम, आउटर मोस्ट साइड पे आप देख सकते हैं पेरिकार्डियम, ठीक है। और उन दोनों के बीच में आप देख सकते हैं पेराइटल एंड विजरल पेरिकार्डियम और मायोकार्डियम, राइट। ये कुछ लेयर्स थी हार्ट की, ठीक है। अब अदरवाइज क्या याद रहता है स्टूडेंट्स को, ज्यादातर स्टूडेंट्स को, कि जैसे हम रूट याद करते हैं ना हार्ट की, जैसे बुक्स में भी लिखा होता है, तो उसमें कंफ्यूजन बच्चों को हो जाता है कि पहले एक चैम्बर कॉन्ट्रैक्ट होगा, फिर दूसरा रिलैक्स होगा, फिर तीसरा कॉन्ट्रैक्ट होगा, फिर चौथा रिलैक्स होगा। ऐसा नहीं होता। बोथ ऑरिकल्स रिलैक्स और कॉन्ट्रैक्ट इक्वली, ठीक है। एक साथ कॉन्ट्रैक्शन होगा वो दोनों ऑरिकल्स में, ऐसी वेंट्रिकल्स का है, दोनों वेंट्रिकल्स एक साथ कॉन्ट्रैक्ट होंगे, ठीक है। अदरवाइज जब हम रूट पढ़ते हैं तो रूट में हम लोग हाँ ठीक है पढ़ लेते हैं, राइट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल, फिर लेफ्ट ऑरिकल, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल, ये तो हम पढ़ लेते हैं, ठीक है। बट एक बात आपको ध्यान रखनी है दैट बोथ दी चैम्बर्स, ऑरिकल हो या वेंट्रिकल हो, एक साथ ही कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। दोनों ऑरिकल एक साथ कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, दोनों वेंट्रिकल्स भी एक साथ कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। जब आपको मैं इसका रूट बताऊंगी तो और भी इजी हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। हार्ट में क्या होता है, क्योंकि ऑब्वियसली हमको इसमें पंपिंग कराना है, ब्लड का सर्कुलेशन करवाना है इस पंपिंग ऑर्गन से, राइट। तो उसके लिए हमको कोई ना कोई वॉल्व तो चाहिए। वॉल्व क्यों चाहिए? ताकि बैक फ्लो हम लोग रोक सके। तो दो तरह की वॉल्व्स होती है हार्ट में, एक होता है ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर वॉल्व्स और एवी वॉल्व्स। बहुत सिंपल है, नाम में ही मतलब है, जो ऑरिकल्स और वेंट्रिकल्स के बीच में होंगी, ठीक है। कहाँ होंगी? जो ऑरिकल्स एंड वेंट्रिकल्स के बीच में होंगी, उनको हम बोलेंगे ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर वॉल्व। अब डिपेंडिंग कि वो कौन से ऑरिकल और वेंट्रिकल के बीच में, वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, या तो वो होंगी ट्राइकस्पिड वॉल्व या वो होंगी बाइकस्पिड वॉल्व। ट्राइकस्पिड वॉल्व क्या होती है? जो कि आपको राइट ऑरिकल और राइट वेंट्रिकल के बीच में दिखती है, ठीक है। जब डीऑक्सीजनेटेड या इम्प्योर ब्लड राइट ऑरिकल में आएगा तो वो राइट ऑरिकल से राइट वेंट्रिकल में ही जाएगा ऑब्वियसली, ठीक है। अब ब्लड अगर ऊपर से नीचे जा रहा है तो हमको इंश्योर करना है कि वापस नीचे से ऊपर ना चला जाए, कहीं बैक फ्लो ना हो जाए ब्लड का, ठीक है। तो उस वजह से हमको दरवाजे चाहिए उसके लिए, बंद करने के लिए। वो दरवाजे क्या है? दीज आर वॉल्व्स। और इन केस ऑफ राइट ऑरिकल एंड राइट वेंट्रिकल के बीच में जो वॉल्व्स प्रेजेंट हैं, दे आर ट्राइकस्पिड वॉल्व। व्हाई ट्राई? बिकॉज तीन दरवाजे हैं, देख सकते हैं आप, ठीक है, ये बनाई हुई है वॉल्व में। दूसरा आता है बाइकस्पिड वॉल्व और मिट्रल वॉल्व। बाइकस्पिड वॉल्व जो होती है वो लेफ्ट ऑरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में प्रेजेंट होती है, कुछ इस तरह से, ठीक है। दो वॉल्व्स दिख रहे हैं आपको, दो दरवाजे दिख रहे हैं, देयरफॉर बाइकस्पिड वॉल्व, राइट। ये दोनों वॉल्व्स जो है वो आपको दिख जाती हैं इन बिटवीन ऑरिकल एंड वेंट्रिकल्स। ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड में बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन बच्चे करते हैं, बहुत उल्टा उल्टा लिख देते हैं। राइट ऑरिकल और राइट वेंट्रिकल के बीच में बाइकस्पिड लिख देते हैं, और लेफ्ट ऑरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में ट्राइकस्पिड लिख देते हैं। उल्टा नहीं लिखना बिल्कुल, ठीक है। तो राइट ऑरिकल और राइट वेंट्रिकल के बीच में है तीन दरवाजे, लेफ्ट ऑरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में है दो दरवाजे। तो तीन से ट्राई, दो से बाय, ऐसे याद रखो, ठीक है। ओके, अब दरवाजों को पकड़ने के लिए जैसे हैंडल होता है ना, जिससे हम दरवाजे को खोल सकते हैं, बंद कर सकते हैं, उसी तरह से ये जो वॉल्व्स है, इनको खोलने और बंद करने के लिए हमको मसल्स चाहिए, मसल फाइबर्स चाहिए। वो मसल फाइबर्स को हम लोग बोल देते हैं कॉर्डे टेंड्रिने, जो हर वॉल्व के साथ आपको लगे हुए दिख रहे हैं, राइट। ऐसे ही इस तरह से बाइकस्पिड में भी आपको दिख रहे हैं, हर वॉल्व के साथ लगे हुए दिख रहे हैं, जिसकी वजह से ये वॉल्व ओपन एंड क्लोज हो सकती है बड़े ही आराम से, कॉर्डे टेंड्रिने। ओके, ये तो एक तरह की वॉल्व होगी जो ऑरिकल्स और वेंट्रिकल्स के बीच में थी। एक और तरह की वॉल्व होती है विच इज नोन एज सेमी ल्यूनर वॉल्व, ठीक है। सेमी ल्यूनर वॉल्व कहाँ प्रेजेंट होती है? बहुत शॉर्ट तरीके से आपको बताऊंगी। राइट वेंट्रिकल से
हमको इम्प्योर ब्लड भेजना होता है लंग्स में ताकि वो प्योर हो जाए, ठीक है। तो लंग्स में भेजने के लिए कोई पाइपलाइन लगेगी हमको, दैट पाइपलाइन, ये सब आपको जब डायग्राम देखोगे और क्लियर हो जाएगा। वो पाइपलाइन इज नोन एज पल्मोनरी आर्टरी। आपको अगर याद हो, लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था ऑल आर्टरीज कैरी प्योर ब्लड एक्सेप्ट वन, वो एक्सेप्शन आ गई अब। Except pulmonary artery, every artery will carry pure blood, but pulmonary artery will carry impure or deoxygenated blood from heart to lungs, right? तो pulmonary artery की opening में आप देख सकते हैं 3 वॉल्व्स दिख रही हैं आपको, right? ऐसे ही राइट वेंट्रिकल से लंग्स में जो जा रहा है थ्रू पल्मोनरी आर्टरी, उसके पास एक वॉल्व है। उसी तरह से लेफ्ट वेंट्रिकल से हमको अच्छा ब्लड, प्योर ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड अब पूरी बॉडी में पहुंचाना है, बाकी ऑर्गन्स में पहुंचाना है विद द हेल्प ऑफ अयोटा विच इज द मेजर आर्टरी। अयोटा इज मेजर आर्टरी ओनली, ठीक है। अब इस अयोटा की जो ओपनिंग है वो होती है लेफ्ट वेंट्रिकल में। इस ओपनिंग में भी आपको 3 दरवाजे दिख रहे हैं, 3 वॉल्व दिख रही है। ये जो आपको पल्मोनरी आर्टरी और अयोटा की ओपनिंग इन द हार्ट, उसमें आपको जो वॉल्व्स दिख रही हैं, दीज आर नोन एज सेमी ल्यूनर वॉल्व्स। क्या बोला जाता है इनको? सेमी ल्यूनर वॉल्व्स। क्लियर है? ओके। नेक्स्ट है कि हमको 4 चेम्बर्स की जरूरत क्या है। देखो बहुत ही सिंपल सा मतलब है इसका कि अगर हमारे पास 4 चेम्बर नहीं होते तो हमारा ब्लड हो जाता मिक्स, ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड, या प्योर या इम्प्योर ब्लड आपस में हो जाता मिक्स। पर हमको तो ऐसा नहीं चाहिए ना, हमको तो अलग चेम्बर्स चाहिए, अलग बॉक्सेस, अलग कमरे चाहिए हमको इम्प्योर ब्लड के और प्योर ब्लड की मिक्सिंग नहीं होनी चाहिए बिल्कुल, ठीक है। एव्स और मैमल्स दोनों में यही है, ठीक है, और क्रोकोडाइल्स में भी, कि मिक्सिंग बिल्कुल भी नहीं चाहिए। इस वजह से हमारे पास 4 चेम्बर्ड है, ठीक है। सो टू अवॉइड मिक्सिंग वी हैव 4 चेम्बर्ड हार्ट, ठीक है। वार्म ब्लडेड एनिमल्स हैं, आपको पता होगा ये, ठीक है। अब हार्ट वर्क कैसे करता है? ठीक, बहुत इजी तरीका है इसका याद रखने का। सबसे पहले आप ये देखिए, हार्ट को वर्क करने के लिए सबसे पहले तो चाहिए कोई ना कोई जनरेटर टाइप, ठीक है। कोई भी जनरेटर टाइप चाहिए हार्ट को स्टार्ट होने के लिए, राइट। दैट जनरेटर इज नोन एज SA नोड विच इज द पेस मेकर ऑफ द हार्ट। पेस मेकर मतलब कि एक पेस सेट, मतलब बना रहा है अभी पेस, ठीक है, पेस बन गई है और उसको फिर आगे कंटिन्यू करना है, ठीक है। सो पेस मेकर ऑफ द हार्ट और जनरेटर ऑफ द हार्ट इज SA नोड। इससे हमको ये समझ में आता है कि जो हार्ट है दैट इज सेल्फ रेगुलेटरी, उसको कुछ और नहीं चाहिए स्टार्ट होने के लिए, अपने आप खुद स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे नोड क्या है, एक मस्कुलर छोटा सा टिश्यू होता है, साइनो ऑरिकुलर नोड बोलते हैं इसको, ठीक है, विच हेल्प्स द हार्ट टू स्टार्ट। इसको ब्रेन की जरूरत नहीं है स्टार्ट होने के लिए। सो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट यहाँ पे आता है कि हार्ट डज नॉट नीड ब्रेन टू स्टार्ट, बट हार्ट नीड्स ब्रेन टू मेंटेन इट्स हार्ट बीट, ठीक है। हार्ट बीट स्टार्ट करने के लिए हमको ब्रेन की जरूरत नहीं है, बट हार्ट बीट मेंटेन करने के लिए, कम करनी है ज्यादा करनी है हार्ट बीट, उसके लिए हमको जरूर ब्रेन की जरूरत है। सो SA नोड इज द पेस मेकर ऑफ द हार्ट, राइट। साइनो ऑरिकुलर नोड, करेक्ट। अब साइनो ऑरिकुलर नोड मतलब, यार ऑरिकुलर लिखा हुआ है तो ऑरिकल से ही तो रिलेटेड है, पर हार्ट में खाली ऑरिकल्स थोड़ी ना है, हार्ट में तो वेंट्रिकल्स भी है, राइट। तो अब इस साइनो ऑरिकुलर नोड को कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि ये जो वेव है, ये जो वेव पास हुई है, इलेक्ट्रिक इम्पल्स जो पास हुआ है, उसको हमें वेंट्रिकल्स तक पहुंचाना है। उसके लिए क्या करें? उसके लिए बना दिया एक और नोड नोन एज AV नोड, ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर नोड। अब आपको नाम से इसमें समझ में आ जाएगा, ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर नोड मतलब कि ऑरिकल से उस वेव को हमको वेंट्रिकल्स तक पहुंचाना है। उसके लिए नोड है AV नोड विच इज नोन एज द पेस सेटर ऑफ द हार्ट, ठीक है। एक होता है पेस मेकर SA नोड, एक होता है पेस सेटर AV नोड। पेस सेटर का काम है उस इम्पल्स को जो ऑलरेडी जनरेट हो चुका है SA नोड से, उसको बस आगे ट्रांसफर करना है, बस, ठीक है। तो AV नोड जो है वो क्या काम करेगा, ऑरिकल से वेंट्रिकल में इम्पल्स को ट्रांसफर करेगा। अब इसके लिए और भी ज्यादा हेल्प है। और ज्यादा हेल्प क्या है, ये आप देख सक रहे हैं, 2 ऑरिकल्स के बीच में एक डार्क सा पोर्शन है ब्राउन से कलर का, राइट, दैट इज बंडल ऑफ हिज,
ठीक है। बंडल ऑफ हिज को दे दिया एवी नोड ने अपना इम्पल्स, ले भाई मैंने सारा कुछ तुझे सौंप दिया, अब तू आगे देख। बंडल ऑफ हिज कहता ओके। बंडल ऑफ हिज ने फिर पुरकंजे फाइबर्स को बोला कि मुझे तो एवी नोड ने अपना इम्पल्स दे रही है और मेरा इम्पल्स अब तू ले पुरकंजे फाइबर्स और सारे वेंट्रिकल्स तक पहुंचा दे। तो आप देख सकते हैं ये जो पुरकंजे फाइबर्स है ऑरेंज कलर के, ये पूरे वेंट्रिकल्स तक फैल रहे हैं, राइट। तो हो क्या रहा है, impulse is started in SA node, impulse is transferred to AV node, then impulse is transferred to bundle of His, and finally it is transferred to Purkinje fibers, which takes this impulse to the ventricles and passes it to the ventricles. Hence complete contraction or complete generation of heartbeat can takes place. Okay, तो ये आपको पूरा यहाँ पे फ्लो चार्ट लिखा हुआ है। ऐसे नोड में तो स्टार्ट होगा, दैट इज द पेस मेकर, हार्टबीट स्टार्ट होगा, ठीक है। तो हार्टबीट स्टार्ट हुआ, ऑरिकल ने कॉन्ट्रैक्ट करना स्टार्ट किया, एवी नोड पे इम्पल्स पहुंचाया अपना, एवी नोड ने बंडल ऑफ हिज को इम्पल्स पहुंचाया, बंडल ऑफ हिज ने परकंजे फाइबर्स को इम्पल्स पहुंचाया, परकंजे फाइबर्स ने वेंट्रिकल्स को बता दिया लो जी फुलो कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। तो ये काम था आपका, कैसे जनरेट कैसे हो रहा है, स्टार्ट कैसे हो रहा है हार्टबीट। अब नेक्स्ट क्या है आपको पता है, सी जो ब्लड है दैट इज एंटरिंग इन हार्ट बट नॉट वंस, इट इज एंटरिंग इन हार्ट ट्वाइस। कैसे, हाउ हाउ इज दैट पॉसिबल, बिकॉज जब राइट ऑरिकल से राइट वेंट्रिकल में जाता है ब्लड, ठीक है, वहां से ब्लड को हमको लेके जाना है लंग्स में, बिकॉज राइट ऑरिकल और राइट वेंट्रिकल में है डीऑक्सीजनेटेड इम्प्योर ब्लड, इट इज हैविंग कार्बन डाइऑक्साइड इन इट, हमको नहीं चाहिए ये, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इस ब्लड को भेज देंगे लंग्स के पास, लंग्स के पास होंगे बहुत सारे एल्वियोलाई, एल्वियोलाई को बोलेंगे लो जी हमने ब्लड आपको दे दिया, अब आप इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड अपने पास ले लो और अपनी ऑक्सीजन हमको दे दो। हम जब सांस अंदर ले रहे हैं ऑक्सीजन अंदर जा रही है, ऑक्सीजन जाके एल्वियोलाई के पास जाएगी और एल्वियोलाई को बोलेगी ऑक्सीजन कि मैं तो आ गई हूँ तेरे अंदर, अब तू ऐसा कर, जो ब्लड वेसल आई है ना, जो पल्मोनरी आर्टरी आ रही है, ठीक है, उस पल्मोनरी आर्टरी में से कार्बन डाइऑक्साइड एल्वियोलाई के अंदर ले ले और एल्वियोलाई के पास जो ऑक्सीजन है वो उस पल्मोनरी आर्टरी में दे दे या ब्लड वेसल में दे दे। एक्सचेंज हो गया, ठीक है। एक्सचेंज हुआ तो लंग से जो ब्लड निकल के आएगा वो ब्लड होगा अब बहुत खुश, बिकॉज उस ब्लड ने अपनी कार्बन डाइऑक्साइड दे दी लंग्स को और लंग से ऑक्सीजन ले ली। अब ये ब्लड क्या है, प्योर ब्लड और ऑक्सीजनेटेड ब्लड, यही तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमको चाहिए, सारे बॉडी ऑर्गन्स को यही तो चाहिए हमको, ठीक है। तो लंग्स से आते हुए, लंग्स से आते हुए ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंटर होगा इनटू लेफ्ट ऑरिकल with the help of pulmonary veins, देखेंगे अभी आप, only veins which carry oxygenated blood, ठीक है। लेफ्ट ऑरिकल से ये एंटर होगा इनटू द लेफ्ट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल से अभी मैंने आपको बताया अयोटा के थ्रू, ये अयोटा के थ्रू सारे बॉडी ऑर्गन्स में हम इसको ट्रांसफर कर देंगे। तो आप देख रहे हो ना कि दो बार ब्लड एंटर हो रहा है, एक बार तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एंटर हो रहा है राइट ऑरिकल में, एक बार ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंटर हो रहा है लेफ्ट ऑरिकल में, राइट। प्लस एक बार लंग्स में जा रहा है पहले और एक बार ऑर्गन्स में जा रहा है, ठीक है। तो ट्वाइस द ब्लड इज एंटरिंग इनटू द हार्ट, देयरफॉर दिस टाइप ऑफ सर्कुलेशन इज नोन एज डबल सर्कुलेशन। क्या बोला जाता है इसको, डबल सर्कुलेशन। दो तरह की सर्कुलेशन आपको इसमें दिख रही है, एक वो जिसमें लंग्स के पास लेकर जा रहे हैं हम, एक वो जिसमें ऑर्गन्स के पास लेकर जा रहे हैं, दो तरह की दिखती है ना, तो इस हिसाब से दो नाम दे दिया हमने, पल्मोनरी सर्कुलेशन एंड सिस्टेमिक सर्कुलेशन। पल्मोनरी सर्कुलेशन क्या है, इट कैरीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, right, because it have to carry the deoxygenated blood to the lungs, clear. Systemic circulation carries oxygenated blood, इसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है हमको बॉडी ऑर्गन्स में देना है, सिस्टम्स को देना है, ठीक है। ये हो रहा है सिस्टेमिक सर्कुलेशन में, यहाँ पूरा फ्लो चार्ट बनाया हुआ है, सी देखिए हार्ट से पल्मोनरी आर्टरी गई लंग्स में, लंग्स में हो गया ब्लड ऑक्सीजनेटेड, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट में दोबारा एंटर किया विद द हेल्प ऑफ पल्मोनरी वेन्स, ठीक है, लेफ्ट ऑरिकल में, लेफ्ट ऑरिकल में एंटर किया, अब उसके बाद इस कहाँ पे जाएगा,
लेफ्ट वेंट्रिकल में, राइट। उसके बाद में क्या हो रहा है, एक बार लेफ्ट वेंट्रिकल में एंटर कर गया, ये तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, राइट। तो अब ये क्या होगा, ये ब्लड अयोटा के थ्रू जाएगा बाकी छोटी छोटी आर्टरीज, छोटी छोटी आर्टरियोल्स, उससे भी छोटी कैपिलरीज, और फाइनली जाएगा बॉडी ऑर्गन्स के पास, और बॉडी ऑर्गन्स को पहुंचा देगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और उनसे ले लेगा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। दैट इज सिस्टेमिक सर्कुलेशन। ये सारी बातें अगर आप डायग्राम देख के समझेंगे तो और भी अच्छा होगा, ठीक है। यहाँ देखिए हार्ट इज 4 चेम्बर्स, राइट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट ऑरिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट। राइट ऑरिकल में आप देख सकते हैं कि 2 ओपनिंग्स हैं, 1 2। दोनों ओपनिंग्स का नाम क्या है, वेना कावा, जो ऊपर से आ रही है इम्प्योर ब्लड लेके, दैट इज सुपीरियर वेना कावा। जो नीचे वाले बॉडी ऑर्गन से इम्प्योर ब्लड लेके आ रही है, दैट इज इंफीरियर वेना कावा। दोनों ने अपना इम्प्योर ब्लड दे दिया ऑरिकल्स। ऑरिकल से ये गया राइट वेंट्रिकल्स में, राइट वेंट्रिकल से ये गया इन दी पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी से जाएगा लंग्स में, लंग्स से प्योर होके वापस आएगा विद द हेल्प ऑफ पल्मोनरी वेन्स इनसाइड द लेफ्ट ऑरिकल, लेफ्ट ऑरिकल से जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल में, लेफ्ट वेंट्रिकल से ये प्योर ब्लड अब जाएगा इनटू द अयोटा, और अयोटा से हम ये प्योर ब्लड दे देंगे सारे बॉडी ऑर्गन्स को, ठीक है। दिखा देती हूँ मैं आपको। आयोटा से हम ये सारा ब्लड दे देंगे इनटू दी बॉडी ऑर्गन्स। बॉडी को, सारे बॉडी ऑर्गन्स को मिल गया प्योर ब्लड। अब उनको क्या नहीं चाहिए, अपने अंदर का जो कार्बन डाइऑक्साइड था बॉडी ऑर्गन्स के अंदर का, अब उनको नहीं चाहिए, तो वो वेन्स के थ्रू दोबारा से हार्ट में भेज देंगे अपना कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड, ठीक है। तो बॉडी ऑर्गन्स ने लिया प्योर ब्लड विद द हेल्प ऑफ आर्टरी, और उन्होंने छोड़ दिया इम्प्योर ब्लड विद द हेल्प ऑफ वेन्स। दैट्स हाउ अ हार्ट वर्क, ठीक है। पूरा का पूरा रूट जो है यहाँ पे आपको दिख जाएगा। रूट जो है हम लोग स्टार्ट करते हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड से। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड with the help of superior and inferior vena cava enters into right auricle। राइट ऑरिकल रिलैक्स हो गए क्योंकि उनको ब्लड चाहिए तो खुल गए, ठीक है। राइट ऑरिकल के पास एक बार ब्लड आ गया, अब उनको क्या करना पड़ेगा, कॉन्ट्रैक्ट, ताकि वो ब्लड नीचे वेंट्रिकल्स में जा सके। तो जाएगा ये इन दी वेंट्रिकल्स विद द हेल्प ऑफ ट्राइकस्पिड वॉल्व। वेंट्रिकल्स में एक बार चला गया तो वेंट्रिकल से, राइट वेंट्रिकल से ये जाएगा लंग्स में, लंग्स में गया तो लंग्स में हो जाएगा प्योर, इट विल बी कन्वर्टेड इनटू ऑक्सीजनेटेड ब्लड। Oxygenated blood from the lungs will enter into the left auricle of the heart with the help of pulmonary veins। लेफ्ट ऑरिकल में एंटर होने के बाद क्योंकि प्योर ब्लड है तो अब हमें उसको ऑर्गन्स को देना पड़ेगा। सो विद द हेल्प ऑफ बाइकस्पिड वॉल्व द ब्लड, प्योर ब्लड एंटर्स फ्रॉम लेफ्ट ऑरिकल टू लेफ्ट वेंट्रिकल। लेफ्ट वेंट्रिकल विद द हेल्प ऑफ आयोटा पाइपलाइन विल एंटर टू द बॉडी पार्ट्स। बॉडी पार्ट्स को मिल गया प्योर ब्लड। अब बॉडी पार्ट्स को प्योर ब्लड मिल गया तो इम्प्योर अपने पास थोड़ी ना रखेगी, तो इम्प्योर ब्लड बॉडी पार्ट्स ने दे दिया टू दी वेन्स, और प्योर ब्लड ले लिया फ्रॉम दी अयोटा और आर्टरी, ओके। इम्प्योर ब्लड दे दिया वेन्स को जिसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था, और वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड दोबारा से वेना कावा के थ्रू हार्ट के अंदर एंटर हो जाएगा, एंड दिस साइकिल कॉन्टिन्यूस, ओके। दिस साइकिल व्हाट कॉन्टिन्यूस। एक बात अब ध्यान रखिए कि राइट ऑरिकल और लेफ्ट ऑरिकल में ब्लड एक साथ आएगा। इधर से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है, ऊपर से ऑक्सीजनेटेड आ रहा है ऑरिकल्स में। ऐसे ही वेंट्रिकल्स में ब्लड एक साथ जाएगा, और राइट ऑरिकल से राइट वेंट्रिकल में जाएगा, लेफ्ट ऑरिकल से लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा, एक साथ जाएगा, ठीक है। और एक साथ ही दोनों वेंट्रिकल से कॉन्ट्रैक्ट करके ब्लड जाएगा इन दी पल्मोनरी आर्टरी एंड इन दी अयोटा एक साथ, ठीक है। इस बात का ध्यान रखना, ये रूट सिर्फ आपके समझने के लिए, ठीक है, ओके। अब रूट तो हमने समझ ली। अब हाउ मेनी टाइम डज हार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स इन अ मिनट? 72 टाइम्स हार्ट जो है बीट करता है इन अ मिनट। अब हार्ट बीट से याद आता है कि ब्लड प्रेशर नाम का भी कुछ चीज होता है। इसके ऊपर क्वेश्चंस कैसा आता है ब्लड प्रेशर में,
क्वेश्चंस आ जाता है कि हाउ ब्लड प्रेशर इज प्रोड्यूस्ड, किसकी वजह से ब्लड प्रेशर बनता है. सो ब्लड प्रेशर इज द प्रेशर अगेंस्ट द वॉल ऑफ आर्टरीज. आर्टरीज की वॉल पे जो प्रेशर लग रहा है उस ब्लड की वजह से, दैट इज द ब्लड प्रेशर. ठीक है, कैसे? सी, लेफ्ट वेंट्रिकल है, लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा और कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद वो प्योर ब्लड दे देगा अयोटा. ठीक है, अब इस अयोटा में जो प्रेशर के साथ ब्लड आ रहा है दैट इज द ब्लड प्रेशर एंड दैट इज टू बी मेजर्ड. ठीक है, नॉर्मल ब्लड प्रेशर क्या है? 120/80. 120 क्या है? नॉर्मल सिस्टोलिक प्रेशर, और 80 क्या है? नॉर्मल डायस्टोलिक प्रेशर. ठीक है, अब यहाँ पे दो और टर्म्स आती हैं, सिस्टोल एंड डायस्टोल. सिस्टोल इज कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट, डायस्टोल इज रिलैक्सेशन ऑफ हार्ट. ठीक है, अब इसमें किसकी बात हो रही है? बेसिकली वेंट्रिकल्स जब कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करेंगी तो आर्टरीज पे कितना प्रेशर आएगा, दैट इज दिस 120/80 mm ऑफ Hg. कोई मशीन भी तो होगी इसको कैलकुलेट करने के लिए या इसको मेजर करने के लिए, है sphygmomanometer is the actual blood pressure measurement machine which is used for the measurement of blood pressure. ठीक है, अब ब्लड प्रेशर तो नॉर्मल तो बता दिया मैंने आपको, 120/80 इज नॉर्मल, बट ऊपर नीचे भी तो हो सकता है. ऊपर नीचे कैसे हो सकता है? ऊपर हो गया तो हाइपरटेंशन, नीचे हो गया इससे तो हाइपोटेंशन. हाइपरटेंशन मतलब कि यूजुअली हम देखते हैं 129/81, इससे ऊपर है तो सारा हाइपरटेंशन है, कंप्लीट हाइपरटेंशन. ठीक है, ग्रेड्स होते हैं बहुत सारे हाइपरटेंशन के भी. ओके, हाइपोटेंशन मतलब ब्लड प्रेशर कम है. कम कितना? 110/75 एंड इससे भी कम, दैट इज कंसिडर्ड एज हाइपोटेंशन. ठीक है, दोनों ही केसेस बहुत सीरियस होते हैं. ओके, फिर उसके बाद में आपने देखा होगा कि साउंड्स आती हैं दो, है ना. हार्ट बीट जब आप महसूस भी कर सकते हैं या उस स्टेथोस्कोप से जब वो देखते हैं तो साउंड्स आती हैं हार्ट की. ठीक है, वो साउंड्स कैसे आती है? पहली हार्ट साउंड जो होती है दैट इज नोन एज लब, बहुत लाउड होती है वो. दूसरी हार्ट साउंड जो होती है दैट इज नोन एज डब, वो थोड़ी सी सॉफ्ट होती है, हल्की सी, एज कंपेयर टू फर्स्ट हार्ट साउंड. अब ये साउंड्स आ कब रही हैं? एक बात याद रखो, आवाज हमेशा तभी आती है जब दरवाजा बंद होता है. ठीक है, तो कौन से दरवाजे, कौन से वॉल्स को हम लोग बंद करवा रहे हैं इसमें? लब, फर्स्ट हार्ट साउंड जो है लब, दैट इज ड्यू टू द क्लोजर ऑफ दिस ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वॉल. इनके क्लोज होने की वजह से, क्लोज कब होंगे? जब राइट ऑरिकल से राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट ऑरिकल से लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड चला जाएगा. ठीक है, उसके बाद में हमको बैक फ्लो रोकना है, फटाफट दरवाजे बंद कर दो ताकि दोबारा से ऑरिकल्स में ना आ जाए ब्लड. ठीक है, तो उसके लिए जब हमने ट्राई और बाइकस्पिड वॉल्व को बंद किया तो आवाज आई, दैट इज द फर्स्ट हार्ट साउंड विच इज लब. सेकेंड हार्ट साउंड तब आएगी जब वेंट्रिकल्स में से ब्लड जाएगा इन दी पल्मोनरी आर्टरी और लेफ्ट वेंट्रिकल में से ब्लड जाएगा इन दी अयोटा. इसमें जब ब्लड जाएगा तो हमको बैक फ्लो रोकना है, कहीं दोबारा से वेंट्रिकल में ब्लड ना आ जाए, तो उसकी वजह से हमको ये वॉल्व्स बंद करने पड़ेंगे, सेमिल्यूनर वॉल्व्स. जब हम सेमिल्यूनर वॉल्व्स को बंद करेंगे तो सेकेंड हार्ट साउंड आएगी, दैट इज डब. फर्स्ट हार्ट साउंड क्या थी? लब. सेकेंड हार्ट साउंड क्या है? डब. ठीक है, फर्स्ट हार्ट साउंड क्या है? लाउड. सेकेंड हार्ट साउंड क्या है? बहुत सॉफ्ट. अब इतनी देर से हम की बात कर रहे हैं, सो हाउ मच टाइम डज इट टेक फॉर कंप्लीट हार्ट बीट? एक कंप्लीट हार्ट बीट में कितना टाइम लगेगा? सी, अदरवाइज तो कंप्लीट हार्ट बीट में लगते हैं 0.8 सेकेंड्स, हर हार्ट बीट में 0.8 सेकेंड्स लगेंगे, राइट. बट हमको याद रखना पड़ता है कि जब आर्टरीज कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, जब वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो कितना समय लग रहा है? आर्टरीज आपको पता है छोटी है एज कम्पेयर टू वेंट्रिकल्स, तो समय भी कम लगेगा उनके कॉन्ट्रैक्ट होने में. सो दोनों आर्टरीज जब कॉन्ट्रैक्ट, सॉरी, ऑरिकल्स जब कॉन्ट्रैक्ट हो रही हैं, ठीक है, तो दोनों ऑरिकल की कॉन्ट्रैक्शन पे 0.1 सेकेंड लगे. आपको मैंने बताया दोनों ऑरिकल एक साथ कॉन्ट्रैक्ट करेंगे. ठीक है, दोनों वेंट्रिकल की कॉन्ट्रैक्शन में, क्योंकि बड़े चेंबर है, ज्यादा समय लगेगा, तो 0.3 सेकेंड लगे. ठीक है, फिर एक स्टेट आएगी जब सारा हार्ट ही रिलैक्स स्टेट में होगा.
दैट स्टेट इज नोन एज जॉइंट डायास्टोल, मतलब जॉइंट रिलैक्सेशन, सारे चेंबर्स रिलैक्स स्टेट में है, दैट स्टेट इज नोन एज जॉइंट डायास्टोल। ये रहता है 0.4 सेकेंड्स के लिए। तो आप देख सकते हैं एवरी हार्ट बीट में, हर हार्ट बीट में आधे समय तो हार्ट पूरी रिलैक्स स्टेट में है, ठीक है। हाफ द टाइम द हार्ट इज इन कंप्लीट रिलैक्स स्टेट, दैट इज 0.4 सेकेंड्स के लिए, ठीक है। तो कंप्लीट हार्ट बीट में कितना टाइम लगेगा? 0.8 सेकेंड्स, जिसमें से जो ऑरिकल है वो जब कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो 0.1 सेकेंड लगेगा, जब वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो 0.3 सेकेंड लगेगा, और जब कंप्लीट हार्ट रिलैक्स स्टेट में है तो कितना टाइम लगेगा? 0.4 सेकेंड्स, ठीक है। जब वेंट्रिकल्स में से, चाहे वो राइट वेंट्रिकल हो चाहे लेफ्ट वेंट्रिकल हो, जब वेंट्रिकल्स में से ब्लड जा रहा है, कितना ब्लड जा रहा है पर हार्ट बीट? दैट इज अराउंड 70 ml। 70 ml ब्लड जो है वेंट्रिकल्स में से पास हो रहा है, राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी में और लेफ्ट वेंट्रिकल में से अयोटा में, दैट इज अराउंड 70 ml, ठीक है, दोनों का मिला के। दिस इज नोन एज स्ट्रोक वॉल्यूम। और स्ट्रोक वॉल्यूम को अगर हम नंबर ऑफ हार्ट बीट्स पर मिनट, दैट इज अराउंड 75 पर मिनट, राइट, इससे अगर हम मल्टीप्लाई कर दे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? कार्डियक आउटपुट। सो ये बहुत ही फैक्चुअल नंबर्स हैं, ठीक है। कार्डियक आउटपुट हम लोग का कितना होता है? अराउंड 5 लीटर पर मिनट, ठीक है, पर मिनट 5 लीटर कार्डियक आउटपुट है हमारा, क्लियर। नेक्स्ट आता है आपका ईसीजी, विच इज द लास्ट टॉपिक फॉर टुडेज लेक्चर। ईसीजी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, ग्राफ होता है, ऑब्वियसली नाम में ही पता चल गया होगा आपको, ग्राफ है तो कोई ना कोई वेव्स आएंगी इस पे, ठीक है। ईसीजी जो होता है वो बेसिकली आपका चेक करता है कि क्या आपकी जो हार्ट बीट है, जो आपकी कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन हो रही है, प्रॉपरली हो रही है कि नहीं। अगर ईसीजी की वेव्स ऐसी रहती, जो एक स्टैंडर्डाइज्ड ईसीजी की वेव का साइज और लेंथ है वो सेम रहता है, अगर आप नॉर्मल हो ब्लड प्रेशर वाले तो। अगर आप हाइपोटेंशन वाले हो या हाइपर टेंशन वाले हो तो आपका ईसीजी का ग्राफ थोड़ा सा अलग आएगा, ठीक है। कैसे? ईसीजी में आपको कुछ वेव्स दिखती है जिनको आपको याद रखना पड़ता है। ये वेव्स क्या करती है? वेव्स जैसे पी क्यू आर एस टी, पी वेव जो होती है छोटी सी बिल्कुल दिख रही है आपको, और ये होती है बेसिकली कि आर्टरीज आपकी कॉन्ट्रैक्ट कर रही हैं, उस समय ये वेव आपको ईसीजी पे दिखेगी, जब आर्टरीज कॉन्ट्रैक्ट कर रही, सॉरी अयोटा कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है। सो दिस इज एट्रियल सिस्टम, जब आपके जो ऑरिकल्स है दोनों वो जब कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, दैट इज एट्रियल सिस्टोल। सिस्टोल मतलब कॉन्ट्रैक्शन, ऑल्सो नोन एज डिपोलराइजेशन, ठीक है, ऑरिकुलर डिपोलराइजेशन, ओके। तो ऑरिकल्स जब आपके कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, दैट इज एट्रियल सिस्टोल, तो तब आपको जो वेव मिलेगी दैट इज पी वेव, छोटी सी वेव। फिर आपको मिलती है बहुत ही लंबी पीक, क्यू आर एस वेव की। क्यू आर एस वेव कितनी लंबी है? तो ऑब्वियसली कुछ तगड़ी चीज कॉन्ट्रैक्ट हो रही है। तगड़ी चीज क्या कॉन्ट्रैक्ट हो रही है? वेंट्रिकल्स। तो वेंट्रिकल जब कॉन्ट्रैक्ट करते हैं या वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन जब होता है, देन यू गेट क्यू आर एस वेव। लास्ट वेव आती है आपकी टी वेव। टी वेव, दोनों चीज देखो कॉन्ट्रैक्ट हो गया, ऑरिकल भी कॉन्ट्रैक्ट हो गया, वेंट्रिकल भी कॉन्ट्रैक्ट हो गया, क्या बच गया? रिलैक्स होना बच गया। तो जब रिलैक्सेशन स्टार्ट होता है तो आपका आता है टी वेव, ठीक है। तो रिलैक्सेशन मतलब रीपोलराइजेशन जब स्टार्ट होता है तो आपको मिलता है टी वेव। ईसीजी पे बहुत इजी क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चंस बनते हैं। पूछा जाता है आपको क्यू आर एस वेव सिग्निफाइज व्हाट, पी वेव सिग्निफाइज व्हाट, टी वेव सिग्निफाइज व्हाट, बहुत इजी क्वेश्चंस होते हैं। सो बस बेसिक आपको पता होना चाहिए, इसमें आराम से आप सॉल्व कर लो, ठीक है। सो दिस वाज ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग जो आपका करेंगे, दैट विल बी हार्ट डिजीजेस एंड आपका लिम्फ एंड लिम्फेटिक सिस्टम और ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम, ये तीन टॉपिक हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। सो दिस वाज ऑल फॉर टुडेज लेक्चर, थैंक यू।